डीएनए मित्रों कहते हैं 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य कभी कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो झूठ और भ्रम उसी रफ्तार से भागते हैं जिस रफ्तार से शुरू में फैलते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फैसले को लेकर भी यही हो रहा है। कल से कुछ मीडिया हाउसेस डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फैसले को लेकर प्रोपोगेंडा फैला रहे थे, गलत खबरें दिखा रहे थे। इस फेक न्यूज को कई बड़े राजनेता, एसी कमरे में बैठकर अफवाहों की कॉपी पेस्ट करने वाले तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे। लेकिन जी न्यूज ने जब इनके प्रोपोगेंडा को देश के सामने एक्सपोज किया, तब इनकी हेडलाइंस बदल गई। यानी जिस मीडिया हाउस की फेक न्यूज को आधार बनाकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, उन्होंने अब अपनी हेडलाइंस बदल ली। यानी भ्रम फैलाने वाले 24 घंटे में ही अब पलट गए। इस पूरे मामले में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल बयान जारी किया था, लेकिन आज उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों के सामने अपनी बात रखी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज जो कुछ कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जो सच्चाई सही से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। हमने कल एक प्रेस रिलीज इशू किया, उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं, लेकिन मैं सोचता था कि आपसे सीधी बात भी मैं करूं, आपको सीधा बताऊं, जिससे कि आप सबका जो प्रेम मेरे प्रति है वो बना रहे। और मुझे विश्वास है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में, दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। मित्रों, डॉक्टर सुभाष चंद्रा का इस संवाद का ये शुरुआती अंश है। उन्होंने अपने खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपोगेंडा का जवाब दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए 24 घंटे में ही खबर के नाम पर अफवाह फैलाने वाले कैसे बदल गए। मित्रों, जिस इकोनॉमिक टाइम्स ने 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज 6 करोड़ रुपए में सेटल होने का झूठ फैलाया, उसके शब्द बाद में अब बदल गए। उसकी हेडलाइन में अब क्या है ये आपको जानना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, एनसीएलटी सुभाष चंद्रा केस, ₹22,000 करोड़ इज नॉट बैंक लोन राइट ऑफ, सोर्सेस ऑन ऑर्डर। यानी 22,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन राइट ऑफ नहीं किया गया है, यानी बैंक ने उसे अपने बही खाते से नहीं हटाया है। लेकिन उससे पहले इसी अखबार ने क्या लिखा था? इसने लिखा था ₹22,000 करोड़ क्लेम्स, ₹6.5 करोड़ पे आउट, एनसीएलटी क्लियर्स सुभाष चंद्रा प्लान। यानी 22,000 करोड़ रुपए के दावे पर सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए मिलेगा। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के प्लान को मंजूरी दी। आपको न्यूज वॉल पर दोनों खबरों की हेडलाइंस देखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए। ये देखिए, ये पहली खबर है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी, जिसमें लिखा था ये ₹22,006 करोड़ क्लेम्स, ₹6.5 करोड़ पे आउट, एनसीएलटी क्लियर्स सुभाष चंद्रा क्लेम्स। और दूसरी फिर उसके बाद में ये, इसको हमने हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं, 22,006 करोड़ का दावा, 6.5 करोड़ का भुगतान, एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के प्लान को मंजूरी दी। इस अखबार को ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि वो विदेश में बैठा हुआ जो भगौड़ा है, जो हमारे देश का आम आदमी का पैसा लेकर के भाग गया, वो इसी को कोट करके ज्ञान दे रहा था। तो ये पहली खबर है जो हम आपको दिखा रहे थे। अब उस खबर को भी दिखा देते हैं कि जब सच सामने रखा गया, तथ्यों को सामने रखा गया, तब ये अखबार क्या लिख रहा है? एनसीएलटी सुभाष चंद्रा केस, ₹22,000 करोड़ इज नॉट बैंक लोन राइट ऑफ, सोर्सेस ऑन ऑर्डर। यानी एनसीएलटी सुभाष चंद्रा केस 22,000 करोड़ का बैंक लोन राइट ऑफ नहीं, सूत्र।
पहली खबर जो 26 अगस्त को रात 9:11 पर छपी थी, उसमें सनसनीखेज ढंग से लिखा गया कि एनसीएलटी ने उस प्लान को मंजूरी दी है जिसके तहत 22,000 करोड़ रुपए के दावे पर सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। मित्रों, ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है। वहीं दूसरी खबर उसके ठीक 24 घंटे बाद की, यानी 27 अगस्त को रात 9:50 पर यह खबर छपी। इसमें क्या कहा गया? 22,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन राइट ऑफ नहीं किया गया है। सोचिए, पहली खबर के जरिए यह भ्रम फैलाया गया कि बैंकों के 22,000 करोड़ के दावे में से सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह प्लान पास हो गया, इससे बैंकों को भारी नुकसान होगा। इस तरह हेडलाइन पेश की गई जैसे किसी व्यक्ति ने 22,000 करोड़ का कर्ज लिया और अब सिर्फ 6 करोड़ रुपए देकर उस कर्ज से छुटकारा पा लिया। जबकि सच्चाई यह है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसी भी लेनदार से 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया था। उन्होंने केवल पर्सनल गारंटी दी थी। किसी से लोन लेना और किसी लोन की गारंटी देने में जमीन आसमान का अंतर है। उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं आया, लेकिन प्रोपेगेंडा यह फैलाया गया कि उनका लोन माफ कर दिया गया। यह झूठ फैलाने के लगभग 24 घंटे के बाद इसी अखबार ने अब अपनी सफाई छापी कि 22,000 करोड़ बैंक लोन को राइट ऑफ नहीं किया गया, यानी बैंक को नुकसान नहीं होगा। सोचिए, 24 घंटे तक गलत खबर चलाई और उसके बाद सफाई दी, लेकिन उस सफाई में भी शातिर सोच की मिलावट कर दी। मित्रों, यह स्पष्टीकरण मिलावट कैसे, इसे समझिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी है, यानी जब आरोप लगाए तब कोई सूत्र नहीं था, लेकिन जब सफाई छपी तो सूत्रों का हवाला दे दिया गया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा को लेकर एनसीएलटी ने 144 पन्नों के अपने फैसले में स्पष्टता से सारी बातें लिखी हैं। एनसीएलटी का निर्णय आ चुका है, फिर उसमें सूत्र कहां से आ गए? क्या आपने कभी देखा कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद सूत्रों के हवाले से मतलब किस तरीके की रिपोर्टिंग, किस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा है? एक निर्णय आया, एक फैसला आया है। फैसला जब कोई ट्रिब्यूनल देती है, अदालत देती है कोई, तो लिख करके बाकायदा जजमेंट होता है। कोई 10 पन्ने का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 150 का होगा, कोई 1000 का भी होता है। ये जो आया था एनसीएलटी का, ये भी एक फैसला आया था, बाकायदा लिखित में आया था। जो कुछ था उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था। आप सोचिए, पहले बिना लिखे, बिना पढ़े आपने अपने सेलेक्टिव सोच के साथ प्रोपेगेंडा बनाते हुए एक गलत खबर को छाप दिया, और जब आप सच के सामने रूबरू हुए, जब आप फंस गए, जब आपको पता चला कि ये खबर तो गलत तरीके से लिख दी गई, तब आपने क्या किया? बहुत ही महीन शातिराना तरीके से आपने सूत्र लगा करके उस खबर को बदल दिया। सोचिए क्या चल रहा है। अब अदालतों के फैसले, ट्रिब्यूनल के फैसले जो लिखित में होते हैं, उसमें भी सोर्स डाला जा रहा है। भाई, ये सोर्स क्यों डाला जा रहा है? कोई कॉन्फिडेंशियल चीज थोड़ी थी जो कहीं छिपी हुई थी और हम उस चीज को दिखाकर नहीं ला सकते, इसलिए हमने कह दी थी। सोर्सेस तो तब कहा जाता है ना जर्नलिज्म में, जब हम किसी चीज को सामने, हमें पता है, हमारे पास वो दस्तावेज है, लेकिन हम उसे सामने नहीं रख सकते हैं। उसकी कई वजह हो सकती है। जिसने हमें बताया उसके नाम को हम स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते क्योंकि वो नहीं चाहता, लेकिन ये तो फैसला है, लिखा हुआ होगा उस पर सब कुछ। उसमें सूत्र कहां से आ गए? जब अदालत दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है तो उसमें सूत्र नहीं आते हैं। एक ही फैसले को लेकर 2 अलग अलग तरीके की खबरें क्यों? या तो एनसीएलटी ने कोई बात कही या फिर नहीं कही। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैसले को लेकर 2 अलग अलग तरह के विरोधाभासी तथ्य हों। यह तभी हो सकता है जब खबर फैलाने वाले की मंशा ठीक नहीं हो। मित्रों, सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर भी इकोनॉमिक टाइम्स फिर से भ्रम फैला रहा है। जब उसकी धूर्तता सामने आ गई, 24 घंटे के भीतर तथ्यों के साथ इस अखबार को जवाब मिल गया, तो उसने खबर बदल दी। लेकिन धूर्तता करने में यहां भी बाज नहीं आया। एनसीएलटी के फैसले को लेकर सूत्रों को हवाला देने लगा। खबरों में इसी तरीके की मिलावट सीएनबीसी टीवी 18 ने भी की। नेटवर्क 18 ग्रुप के सीएनबीसी टीवी 18 ने पहले क्या खबर छापी और बाद में क्या सफाई दी, यह भी आज आपको जानना चाहिए। 27 अगस्त को सुबह 8:04 की खबर में सीएनबीसी टीवी 18 लिखता है, एनसीएलटी क्लियर सुभाष चंद्रा 6.5 करोड़ पे आउट,
to settle 22,000 crore dues with nearly 99.97% hair out. यानी एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दे दी। 22,006 करोड़ के बकाये पर लगभग 99.97% की कटौती के साथ सेटल होगा। सोचिए, कल्पनाओं में 22,006 करोड़ रुपए का कर्ज बना दिया गया, जबकि तथ्य कुछ और है। यह खबर उसी तरह छापी गई जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने पहले छापी थी, लेकिन 27 अगस्त को ही रात 8:39 पर इसकी हेडलाइंस बदल दी जाती हैं। 12 घंटे के बाद वो लिखता है, एनसीएलटी क्लियर सुभाष चंद्रा 6.5 करोड़ रीपेमेंट प्लान, ही सेज फर्म्स रीपेड 43,000 करोड़ ऑफ ड्यूज। यानी एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के 6.5 करोड़ रुपए के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों ने 43,000 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि 22,000 करोड़ रुपए का जिक्र हटा दिया गया। इसके साथ साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जो कहा उसे भी शामिल किया गया, यानी 43,000 करोड़ रुपए चुकाने का उल्लेख है। इससे साफ है कि पहले की खबर में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की गई। मित्रों, यह पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। बिना पक्ष जाने कुछ भी लिख दिया गया, सनसनीखेज हेडलाइंस बना दी गई, और जब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इसे झूठ बताया, जो कि झूठ ही था, तो हेडलाइन को बदल दिया गया। लेकिन इससे इनकी मंशा साफ साफ पता चल जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हृदय परिवर्तन की तरह फेक मीडिया का फैक्ट्स परिवर्तन हो गया। उनकी नीयत में अभी भी खोट दिख रहा है, लेकिन उन्हें फैक्ट्स पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। फेक नैरेटिव और फेक पत्रकारिता करने वाले मीडिया हाउसेस को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज एक संदेश दिया है। आपको उनकी ये बात भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। पिछले 2 दिनों से मुझे यानी सुभाष चंद्रा को भी कुछ लोग इस देश के ऐसे लोगों से जोड़ के देख रहे हैं या दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से निचोड़ा है, किसी न किसी प्रकार से उनके पैसे लेकर के स्वयं के लिए महल, जहाज़ सब कुछ खरीदे हैं। लेकिन मुझे पता है और मुझे विश्वास है, जो प्यार, जो शुभेच्छा आप सब लोगों ने मुझे दी है, उसके कारण से हमारे ग्रुप ने जो मुसीबत हम पर 24 जनवरी 2019 को आई, एसेट और लायबिलिटी मिसमैच होने के कारण, और उस दिन मैंने अपने मन से, मेरे लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने एक ओपन लेटर सब आप लोगों को लिखा, देश के सिस्टम को लिखा, बैंकिंग सिस्टम को भी लिखा, और उसमें कहा मैंने कि मैंने कुछ गलतियां की हैं। शायद मैं पहला ही व्यक्ति था जिसने अपनी गलतियां मानी, मुझे नहीं लगता, और शायद आखिरी अब तक के इतिहास में मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी गलतियां मानी हैं। दूसरा कोई कॉरपोरेट वाला व्यक्ति ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने गलती मानी हो। मैंने कहा कि भाई मैं सिस्टम का पूरा पैसा चुकाऊंगा, अब मेरे ग्रुप के जितनी बोरोइंग एंटिटीज़ हैं वो भी चुकाएंगे, और वो किया हम लोगों ने। वो मैंने सभी बोरोइंग एंटिटीज़ को फोर्स करके करवाया। फैमिली के भी एसेट्स बेचे, अपने एसेट्स बेचे, कंपनी जी बेच दी थी लगभग, कुछ हमने रखा नहीं, अपने घर तक को गिरवी किया, लेकिन सबका पैसा चुकाया। बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक उदाहरण बन जाएगा कि एसएल ग्रुप ने, सुभाष चंद्रा और उसकी फैमिली ने सब कुछ सबका चुकाया, अपना बेच के भी चुकाया। उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा जिन्होंने नहीं चुकाया।
सोचिए, लिखित फैसला आया हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसका यह नतीजा हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग झूठ फैलाते रहे। विजय माल्या जैसा भगौड़ा भी खुद को पीड़ित बताने लगा, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विजय माल्या को राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यनिष्ठ समझकर उसकी कही बातों को 100% सही मानने लगे। मित्रों, भगौड़ा विजय माल्या भ्रम फैलाए, इसे जानकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। कुछ राजनेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही भ्रम फैलाने का रहा है, वो ऐसा करें, यह भी आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन कई बड़े मीडिया हाउसेस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये ट्रेंड खतरनाक है। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने आज एक बार फिर यह साफ किया कि वो एक एक पैसा चुकाएंगे। ये उनके बुजुर्गों की दी हुई सीख है, जिस पर वो आखिरी दम तक चलेंगे। हमारे ग्रुप की एंटिटीज सब लोग कमिटेड हैं हर एक का एक एक पैसा चुकाने। मेरा ये मानना है, और यही बुजुर्गों ने सिखाया है कि जिसका देना है उसको दिया जाए। हमने बहुत से पैसे लेने भी हैं, कई जगह पे फंसे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे स्टेट गवर्नमेंट से पड़े हुए हैं लेने के लिए, उसके पीछे लगे हैं हम। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हैं जो बेची जानी है। उस वजह से ही आज जी वापस हमने 20% के लिए एक फैमिली ने अपने पैसे इकट्ठे करके लिया है। जहाँ तक मेरा निजी प्रश्न है, ये भी एक लांछन लगाया गया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी जब हमने लोन लिया, लेकिन बाद में हमने कुल 31 करोड़ रुपए की दिखाई। अब ये भी एक मिथ है जो किसी ने चला के रखा है। कहीं किसी ने रिकॉर्ड पे लिख दिया ग्रुप की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी उसको ले लिया, उसको मेरा निजी संपत्ति के रूप में दिखा दिया। 45,000 करोड़ रुपया नेटवर्थ है सुभाष चंद्र की, ऐसा बताया 2017 में। जबकि मैं 2016 में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो उसमें वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है, और डिक्लेयर किया। उस समय मेरी नेटवर्थ थी 39 करोड़ 339 करोड़ सम 70 lakhs और समथिंग। जब 2016 में मैं 39 करोड़ 60-70 लाख डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो 2017 में वो 45,000 करोड़ कैसे बन जाएगी? तो ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई जो है वो प्रिवेल करेगी। मित्रों, एक मशहूर कहावत है कि सांच को आंच क्या, यानी सच्चे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं होता, और सत्य को कभी भी कोई हानि नहीं होती। आज डॉक्टर सुभाष चंद्र ने केंद्र सरकार से, देश की वित्त मंत्री से यह आग्रह किया कि इस पूरे मामले का इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट कराया जाए। मैं बल्कि आपके माध्यम से बैंकिंग सिस्टम को, आज इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर को और बैंकिंग सेक्रेटरी इत्यादि को भी ये कहना चाहूँगा कि आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को लगाइए। उनको इतना ही सवाल पूछिए कि भाई इस ग्रुप का जब इन्होंने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफ़ॉल्ट किया, उस समय कितना इनकी बोरोइंग थी और कितना इन्होंने अब तक पे किया। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। आज मैं आपसे ठीक हंस के साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से बात नहीं कर रहा जिसका सब कुछ चला गया हो। जो आखिरी 6.5 करोड़ रुपया बचा है मेरे पास, वो भी अब इस प्लान के अनुसार पे करना पड़ेगा। मित्रों, महात्मा गांधी का विचार है कि पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा होना चाहिए, लेकिन जब माध्यमों का उपयोग झूठ फैलाने और नफरत बोने के लिए किया जाता है तो वो समाज की आत्मा को नष्ट कर देता है। देश के चुनिंदा बड़े मीडिया आउटलेट गलत सूचनाओं और भ्रमित करने वाली जानकारी के जरिए समाज की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, स्वतंत्र सोच को दूषित कर रहे हैं। इन मीडिया आउटलेट्स में बड़ा नाम नेटवर्क 18 का भी है। नेटवर्क 18 ने एनसीएलटी की ऋण माफी के नाम पर झूठ का, फेक न्यूज का जो सिलसिला शुरू किया, वो गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तरफ से हर तथ्य स्पष्ट करने के बाद भी इस नेटवर्क ने अपनी गलती नहीं मानी।
ये सोची समझी रणनीति लगती है। इस रणनीति के पीछे है क्या स्थिति, ये समझना भी जरूरी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज एक वीडियो संदेश खास तौर पर नेटवर्क 18 के मालिक और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के नाम जारी किया। 10 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो संदेश में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि कैसे मुकेश अंबानी के ग्रुप ने जी ग्रुप के खिलाफ साजिश रची थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के शब्दों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में। कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते। पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हजारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं। कैसे पकड़ेगी? उसके साल भर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। डॉक्टर चंद्रा बड़ी कॉर्पोरेट साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि संकट के समय जी ग्रुप को कमजोर करने और जबरन कंट्रोल करने की साजिश हुई। जब जी ग्रुप आर्थिक संकट से बाहर आ गया तो अब ऋण माफी वाली फेक न्यूज के जरिए ग्रुप की छवि खराब करने वाला प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। आज अपने संदेश में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी से प्रोपोगेंडा ना फैलाने की अपील भी की। उन्होंने स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि मुकेश अंबानी उन लोगों को रोकें जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुकेश जी, प्लीज स्टॉप द रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मी पर्सनली and my group. Z is a group company. I don't own anything in that. In fact, I don't own anything now after implementing this NCLT order. आप तो धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। बहुत ही वो सुलझे हुए इंसान थे, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आपके पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है आपने नहीं सीखा। एक व्यक्ति सामने वाला सुभाष चंद्रा जैसा, जिसके पास अब कुछ नहीं रहा, आप उससे क्या उसको छेड़ते हो, मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो खाली हो चुका हूं, मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं। आपके पास बहुत कुछ है लूज करने के लिए। तो एक बार फिर आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये सब अपने लोगों को रोकिए। प्रसिद्ध मैनेजमेंट एक्सपर्ट माइकल पोर्टर ने कहा है कि सच्ची प्रतिस्पर्धा अपने प्रतिद्वंदी को नष्ट करने या बदनाम करना नहीं है, बल्कि खुद को विशिष्ट और बेहतर साबित करना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के व्यापार का सिद्धांत यही रहा है, देश के कानून का पालन और पारदर्शी साफ सुथरा व्यापार। इसीलिए जी ग्रुप ने अब तक 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों को वापस किया। लेकिन इन तथ्यों को समझने के बजाय भ्रम और अफवाह के मिश्रण से प्रोपोगेंडा खड़ा किया गया। तथ्यों के सामने झूठ और अफवाह का मिश्रण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये बात वो लोग भी मानते हैं जिन्होंने एनसीएलटी के फैसले पर साजिशन फेक न्यूज बनाई। इसलिए एक और काल्पनिक थ्योरी गढ़ी जा रही है। थ्योरी ये कि राजनीतिक मदद से डॉक्टर सुभाष चंद्रा को एनसीएलटी से राहत मिली। डॉक्टर चंद्रा ने इस अफवाह को लेकर भी आगाह किया। प्लीज स्टॉप इट एंड रिपोर्ट एनीथिंग विच इज राइट इन योर मीडिया। डोंट डू द विच हंटिंग। आपके लोग सरकार को जोड़ रहे हैं मेरे साथ कि सरकार ने मेरे लिए लाभ पहुंचाया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने श्री नरेंद्र मोदी को 13-14 में सपोर्ट किया, उसकी वजह से सरकार मेरे को मदद कर रही है। हाँ, किया मैंने सपोर्ट, लेकिन वो जनता की आवाज थी।
जिसको जी न्यूज ने पहुंचाया और उजागर किया। मेरी इतनी मुसीबत में मैंने उनसे, उस सरकार से कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ मांगता तो शायद वो मदद कर सकते थे, करते शायद, लेकिन मैंने कभी मांगा ही नहीं। मुझे ये भी पता है कि ये सरकार किसी बैंकों को ये नहीं फोन करती कि तुम इसको पैसा दे दो या इसका छोड़ दो। आचार्य चाणक्य का विचार है कि जो धन न्याय, कानून और राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध कमाया जाता है वो क्षणिक होता है और राज्य और समाज दोनों को खोखला कर देता है। डॉक्टर चंद्रा ने बार बार ये बताया कि जी ग्रुप का हर कारोबार देश के कानून का पालन करता है। कानून के अनुसार ही कर्ज वापस किया गया है। एनसीएलटी का जो फैसला आया है वो भी कानून के अनुसार ही है और आगे भी जो प्रक्रिया होगी वो भी देश के कानून के मुताबिक ही होगी। इटली के दार्शनिक निकोली मैकियावेली का विचार था कि राजनेता अक्सर संकटों और विवादों को इस तरह देखते हैं मानो कोई अफसर। एनसीएलटी के फैसले और 22,000 करोड़ की ऋण माफी वाली अफवाह को भी कुछ नेताओं ने अपने लिए अफसर के तौर पर देखा। ऐसा अफसर जिसमें एक तरफ राजनीतिक प्रतिष्ठान से सवाल पूछे जा सके और दूसरी तरफ कुछ उद्योगपतियों को प्रसन्न किया जा सके। समझिए, जिस तरह कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक खास उद्देश्य से तथ्यों की गलत व्याख्या कर भ्रम और अफवाह का माहौल खड़ा किया, वैसे ही कुछ नेता भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बिना नाम लिए ऐसे 2 नेताओं का आज जिक्र किया। एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहां पे राज्यसभा में रही। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूं। ये भी जानता हूं कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता है और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सार्वजनिक शुचिता का परिचय देते हुए इन सांसदों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बताया ये सांसद किसके निर्देश पर और किस तरह से एनसीएलटी के फैसले पर भ्रम और अफवाह वाले प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हम आपको बताते हैं वो 2 सांसद कौन हो सकते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उन्होंने फेक न्यूज को बिना जांचे परखे कैसे फैलाया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने 27 अगस्त को दोपहर 12:39 पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अभी एक जाने माने कारोबारी के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत लेनदारों को लगभग 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए के स्वीकृत क्लेम के बदले केवल 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए जयराम रमेश ने नाम नहीं लिखा, लेकिन यह जरूर बता दिया कि वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तथ्यों की पड़ताल नहीं की। जयराम रमेश की छवि पढ़े लिखे राजनेता की है। आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की है। अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, लेकिन एनसीएलटी के केस में उन्होंने अपनी तर्क शक्ति की नहीं सुनी, अपने नेता राहुल गांधी को सुना। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जयराम रमेश ने तर्क का त्याग कर भ्रम और अफवाह को बढ़ावा दिया हो। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में ग्रामीणों पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा गुप्त रूप से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। यह आरोप गलत साबित हुआ और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। 2019 में जयराम रमेश ने एक मैगजीन की रिपोर्ट के आधार पर विवेक डोभाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विवेक डोभाल ने आपराधिक मानहानि का केस दायर किया। 2020 में जयराम रमेश ने कोर्ट में माफी मांगी और माना कि मैगजीन की रिपोर्ट का स्वतंत्र सत्यापन किया जाना चाहिए था। सोचिए, 2020 में वो कोर्ट में मान चुके हैं कि किसी भी रिपोर्ट का स्वतंत्र सत्यापन किया जाना चाहिए, लेकिन इस बार भी वही गलती की। भ्रामक रिपोर्ट्स के सत्यापन की जगह उसी के आधार पर पोस्ट लिख दी। 2010 में पर्यावरण मंत्री रहते जयराम रमेश बीजिंग गए थे। तब बीजिंग में उन्होंने चीन की टेलीकॉम कंपनियों को लेकर अपनी सरकार की चिंताओं को घबराहट फैलाने वाला, शक करने वाला और अत्यधिक रक्षात्मक कहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर जयराम रमेश को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि मंत्रियों को पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिवसेना की जिस पूर्व महिला राज्यसभा सांसद का जिक्र किया वो प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राजनीतिक चालाकी दिखाते हुए सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एनसीएलटी पर सवाल उठाने वाली एक पोस्ट लिखी। ये पोस्ट कल दोपहर 3:10 पर लिखी गई, यानी इन्होंने इशारों में भ्रामक अफवाह का समर्थन किया और एनसीएलटी पर सवाल उठाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने फरवरी 2019 में लखनऊ में प्रियंका और राहुल गांधी के रोड शो में भीड़ दिखाने के लिए एक तस्वीर शेयर की थी। फैक्ट चेक में पता चला यह तस्वीर दिसंबर 2018 में तेलंगाना में कांग्रेस की रैली की थी। बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी। नवंबर 2021 में विपक्ष के 12 सांसदों को राज्यसभा से पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थी। इन सांसदों पर सदन में गलत व्यवहार का आरोप लगा था। सोचिए, ये हमारे सांसद हैं, इन्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि ये देश की नीतियां तय करने वाली संसद के सदस्य रहे, लेकिन ये किसी सूचना का फैक्ट चेक नहीं करते, किसी खबर पर जानकारी नहीं जुटाते, बस अपने राजनीतिक हित के लिए जो सामने आता है उसे आगे बढ़ा देते। भ्रम के शिकार ऐसे नेताओं को कुछ राजनेता आईना भी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी। अपनी पोस्ट में अमित मालवीय ने विस्तार से बताया कि कैसे एनसीएलटी के फैसले को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, कैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। मित्रों, मैं आपको न्यूज वॉल पर इस लंबी पोस्ट का एक छोटा सा हिस्सा जरूर दिखा देता हूं। ये अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि 22,006 करोड़ सुभाष चंद्रा को दिया गया पर्सनल लोन नहीं था, सिर्फ 2,574 करोड़ के आसपास की रकम मूल कर्ज के समय दी गई गारंटी से जुड़ी है। 99.97% हेयर कट का असल मतलब क्या है? यह गारंटी देने वाले के तौर पर चंद्रा से व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाने वाली रकम में कमी है, ना कि बैंकों के 22,000 करोड़ के लोन पर 99.97% का अंतिम नुकसान। मुख्य कर्जदार अभी भी कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार है। ये प्लान सिर्फ एनसीएलटी नहीं थोपा है। जो तथ्यों को पूर्णता में देखते हैं, पूरी तरह समझना चाहते हैं, उन्हें पता है कि सही क्या है और अफवाह क्या है, लेकिन जिनका नजरिया एक पक्षी है, जिन्हें पूर्ण सत्य से नहीं सिर्फ अपने फायदे वाले मैन्युफैक्चर्ड सच से मतलब है, उन्होंने तथ्यों की व्याख्या अपने मन के मुताबिक की। आप सही तथ्यों को समझे, पूरा सच जाने, भ्रमित करने वाले इस अफवाह से बचें। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वीडियो संदेश के जरिए संवाद किया। आप इस संवाद के जरिए सत्य को समझिए और फेक न्यूज से बचिए। जो भ्रम और अफवाह का शिकार हो चुके हैं उन्हें भी समझाइए कि तथ्य क्या है। मित्रों, अब हम नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद आई तबाही का विश्लेषण करेंगे। नेपाल में 26 अगस्त को तबाही की जो तस्वीर दिखी, आज एक बार फिर वैसी ही विनाशकारी बाढ़ की आशंका से नेपाल सहम रहा है। हमने एक दिन पहले आपको डीएनए में बताया था, तिब्बत में चीन ने एक और झील के फटने की चेतावनी दी है। आज उस झील में पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिससे नेपाल में फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। आज आपको जानना चाहिए नेपाल ने इस खतरे का सामना किस तरह से किया, नेपाल पर मंडराने वाले इस खतरे की अभी क्या स्थिति है। मित्रों, नेपाल त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज आपको जानना चाहिए लोगों के रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा, जो लोग अब तक लापता हैं उनकी तलाश में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जी न्यूज़ की टीम नेपाल में तबाही वाली उन जगहों पर भी पहुंची जहां पर आज से पहले कोई कैमरा नहीं पहुंचा था। सबसे ज्यादा तबाही वाले इन इलाकों से आज आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले नेपाल त्रासदी के बड़े अपडेट्स के बारे में आप जान लीजिए। नेपाल में मरने वालों की संख्या 547 तक पहुंच गई है। नेपाल में अभी भी 977 लोग लापता हैं। लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक, 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाली पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं तिब्बत में 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 558 लोग अब भी वहां लापता हैं। तिब्बत में लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब तक 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, यानी नेपाल और तिब्बत गए 320 नागरिक लापता हैं। इसके अलावा लगभग 100 भारतीय मूल के लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता के बजाय किसी दूसरे देश की राष्ट्रीयता है। एक अच्छी खबर यह है कि चीन की तरफ मौजूद करीब 400 भारतीय सुरक्षित हैं, जिन्हें भारत वापस लाया जा रहा है। नेपाल की बाढ़ में फंसे 21 भारतीय दिल्ली पहुंच भी गए हैं। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वहीं 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया है। मित्रों, इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। बीतते वक्त के साथ उनके मिलने की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार इलाके से सैलाब की सबसे डराने वाली तस्वीरें आई थी। आज जी न्यूज़ की टीम इस इलाके में पहुंची,
यहां पर लोगों ने जी न्यूज की टीम को बताया 26 अगस्त को यहां क्या क्या हुआ, कैसे लोगों की आंखों के सामने लोग सैलाब में समा गए। आज आपको सैलाब की आंखों देखी कहानी सुनाने वाली हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। त्रिशूल बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं और क्योंकि रास्ता इतना खराब है और बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है, यही एक रास्ता बचा हुआ है पहाड़ की तरफ जाने का। ये पूरी नदी आप यहाँ से तस्वीर देख सकते हैं और हम लोग अब वो जो सामने जो दिख रहा है वो त्रिशूल बाजार है। ये वही जगह है जहां बिफोर और आफ्टर करके जो तस्वीरें चलाई गई थी, जो जी मीडिया पर आपने देखा था कि बाजार पहले किस कदर होता था। ये बहुत बड़ा बाजार है यहाँ का और सुबह के 8:50 के आसपास का समय था और 26 तारीख थी। 26 तारीख सुबह 8:50 और जो मलबा पीछे से आया, ये नदी भोटेकोशी नदी और देखिए अंदर तक पूरा गांव तक पानी गया। पहला पुराना ब्रिज था, वो बिल्डिंग देखा हुआ है ना, उधर ही था पहला अपना ब्रिज, पुराना ब्रिज। तो दूसरा नया ब्रिज इधर भी था, 2 ब्रिज था इधर। 2 ब्रिज, बड़ी गाड़ी का इधर से, छोटी गाड़ी इधर 2 ब्रिज था। अभी ब्रिज नहीं है, जो उधर खाली मैदान देखा हुआ है सामने, उधर वो स्कूल था। इधर वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी देखिए, वो सामने देखिए जहाँ पर वो जो पानी अंदर जा रहा है वो घर है, ये घर है। ये देखिए यहाँ नीचे ये जो तस्वीर दिख रही है ये घर है, ये सारे ये घर है और घर के छत से भी कई ज्यादा ऊपर ये मलबा है बना हुआ। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ बाजार था और ये पूरा का पूरा ये जो दोनों तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों तरफ किनारे पूरी चौड़ी सी बाजार थी और लोगों का घर था। उस बाजार में ऊपर लोग रहते थे और नीचे बाजार था, ऊपर घर था। आप देखिए सब कुछ, वो घर के अंदर पानी है। वो मेरा घर ये वाला घर है। अभी देखो कहाँ से हम कैसे रहेंगे, पूरा बाढ़ से लेके पूरा खत्म कर दिया हम लोग का। कितना गहरा होगा ये गहरा तो हम इधर है ना, हम बचपन से मेरा घर इधर है। ये गहरा 50 मीटर नीचे था, अभी ऊपर आ गया। ये पानी का लेवल है ना, ये 50 मीटर नीचे था। अच्छा, ये अभी नीचे था, ये 50 मीटर नीचे था। अभी देखो ना, वो ऊपर आ गया। ये कोई अंदेशा था, मतलब कैसे देखा वो दृश्य, क्या था, कितना ऊंचा पानी का मैं बोल रहा हूँ ना, पानी का इतना यहाँ से ऊपर आया पानी, जैसा वो सुनामी आया था ना, सुनामी के जैसा वो लहर कैसा आता है, वो इंग्लिश फिल्म में हम देखता था ऐसा, उससे भी डबल ट्रिपल वो ऐसा पानी आया। हमें फोन किया सब इधर गाँव वाले का, इधर से मत आदमी मत रहो, भागो इधर से, भागो बोल के जितना भी भागा वो बच गया, वो बैठा हुआ सब मर गया। मित्रों, जिस त्रिशूली बाजार में जाकर जी न्यूज की टीम ने यह ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, इस वक्त वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। आज यहां पर मरघट जैसा सन्नाटा पसरा है, लेकिन 26 अगस्त से पहले ये नेपाल चीन सीमा जाने वाले मुख्य मार्ग का सबसे अहम ट्रांजिट पॉइंट था। चीन से आयात होने वाले सामानों से लदे ट्रकों और कंटेनरों की यहां कतारें लगी रहती थी। बाजार की सड़कें कपड़ों, आभूषणों और रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानों से भरी रहती थी। आसपास के पहाड़ी गांवों के हजारों लोग अपनी मुख्य खरीदारी और व्यापार के लिए इसी बाजार पर निर्भर थे। लेकिन अब यहां सब कुछ तबाह हो गया है। यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस सैलाब में फंसे लोगों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिन्हें चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। जब सैलाब कम हुआ तो एक और वीडियो सामने आया, यह पूरा परिवार सुरक्षित था। जहां तक सैलाब था वहां तक दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा, लेकिन मकान के पोल और उस पर टिकी तीसरी मंजिल जो है वो खड़ी रही। बाद में इन लोगों के सेना ने नीचे उतारा। मित्रों, जिस तरीके की त्रासदी में यह परिवार बच गया, उसी त्रासदी ने नेपाल में सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 26 अगस्त को आए सैलाब के बाद आज 28 अगस्त को भी नेपाल में ऐसी ही त्रासदी का अलर्ट जारी किया गया है। मित्रों, कल हमने आपको डीएनए में चीन की नेपाल को दी गई एक चेतावनी के बारे में बताया था। चीन ने तिब्बत में एक और झील बनने की जानकारी दी थी। इस झील में 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया था। आज इस झील का पानी बढ़कर 25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया। चीन ने इस झील का एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया। चीन के अधिकारियों द्वारा जारी ड्रोन फुटेज में नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर के मलबे से बनी ये झील दिखाई गई है। ये झील इस सप्ताह एक ग्लेशियर टूटने के बाद तैयार हुई थी, जिसमें मलबे ने नदी का रास्ता रोककर एक प्राकृतिक बांध बना दिया था। आज सुबह ये झील ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद नेपाल में नीचे की ओर नए सिरे से बाढ़ की आशंका पैदा हो गई। चीन ने भी झील के ओवरफ्लो होने के बाद फौरन रेस्क्यू का काम रोक दिया। मित्रों, इस वक्त तिब्बत में 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, लेकिन दोबारा वैसी ही अनहोनी की आशंका की वजह से
लोगों को तलाश करने का काम बंद करना पड़ा। नेपाल में इस अलर्ट को नदी के जलस्तर बढ़ने का असर चीन से भी ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि ग्लेशियर के मलबे से बनी यह प्राकृतिक झील अगर अपना बांध तोड़ देती तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर बहता, जिससे नेपाल के निचले इलाकों में और गंभीर फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो जाता। इसके बाद फौरन नेपाल में भी रेस्क्यू का काम बंद कर दिया जाता। मतलब घर सबके बंद है, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ से जो बचे वो छोड़ के चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि अब जो अंदेशा दिख रहा है, खाने पीने का कोई सामान नहीं दिख रहा, क्योंकि बाजार पूरा बह गया। और जो अंदेशा दिख रहा है, बताया जा रहा है कि ये फिर से इसी रास्ते से नदी में पानी आएगा। ये कह रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं कि नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। वाकई में ये पानी यहाँ थोड़ा शांत था। और थोड़ा अब पहले देखिए पानी का बहाव 5 मिनट पहले थोड़ा था, अभी देखिए वो बाजू पे देखिए बड़ा आ रहा है पानी। देखो पानी अभी बढ़ रहा है, फ्लो जो है अभी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से बोला है कि उचित ठाव में जाओ, ऊपर जाओ, ऐसा बोल रहा है। ये सदरमुकाम ये नुवाकोट का रसुवा नुवाकोट धादिङ। अभी हामी नुवाकोट का विदुर में है। ये विदुर में अभी सब लोग अभी थोड़ा हाइट में जा रहा है, तो रिक्स ले नहीं सकते, इसलिए हम सब लोग अभी रोड से ऊपर जा रहा है, हाइट तक जा रहा है, उधर नुवाकोट दरबार। और ऊपर से फिर परसों जैसे बाढ़ आ रहा है बोल रहा है। अभी उतना जानकारी तो नहीं है, सब लोग यहाँ से बाजार से भाग के ऊपर जाके सेफ जगह में जाके बैठ रहे हैं। बस हल्का हल्का थोड़ा बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। मित्रों, झील से पानी ओवरफ्लो होने के बाद इसके अचानक टूटने की आशंका बढ़ गई थी, जिसके बाद 3 घंटे तक रेस्क्यू के काम को रोक कर रखा गया। अधिकारियों ने नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थिति का आंकलन किया, जिसके बाद रेस्क्यू के काम को फिर से शुरू कर दिया गया। झील की स्थिति पर लगातार नजर बनाकर रखी जा रही है, क्योंकि पानी बढ़ा तो झील के टूटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। मित्रों, इस बीच तबाही की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई, जिनकी तुलना 19 अप्रैल 2024 की स्थिति से की गई है। रसुआगढ़ी क्रॉसिंग की नई सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल चीन सीमा पर आई हिमालयी फ्लैश फ्लड से हुई भारी तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरों में रसुआगढ़ी सीमा क्रॉसिंग लगभग पूरी तरीके से मिटी हुई नजर आ रही है, जबकि बाढ़ से पहले 19 अप्रैल 2024 की यहीं की तस्वीर में एक बड़ी बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही है। सीमा क्षेत्र तक जाने वाली सड़कें स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, पक्के और विकसित क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नदी के किनारे कई बुनियादी ढांचे भी मौजूद हैं, जबकि बाढ़ के बाद 27 अगस्त 2026 की तस्वीर में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सीमा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा चट्टानों, कीचड़ और मलबे से ढक गया है। पहले दिखाई देने वाली अधिकांश इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा गायब हो चुका है या मलबे के नीचे दब गया है। सड़कें और पक्के क्षेत्र भी मलबे के नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है, जहां जहां सैलाब आया वहां सब कुछ खत्म हो गया। आज जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर उन लोगों से भी बात की, जिनकी आंखों के सामने इस सैलाब ने उनके परिवार और रोजगार दोनों को छीन लिया। अभी बंदे लोग उधर ढूंढ रहा है ना, वो अपने घर को परिवार कोई मिलता है, ये लोग ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखो आपने पूरा पागल हो गया अपना परिवार ढूंढ। वो देखिए, आप देख सकते हैं कि वो देखिए दो लोग मलबे पे दिख रहे हैं चलते हुए। वो अपने परिवार को तलाश रहे, क्योंकि वो वहां पर उनके परिवार का घर था। तो कहीं कोई आशंका किसी भी तरह की दिखे, लोग अपने घर परिवार को, परिचितों को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक तस्वीर है। क्रेन चल रहा है, क्रेन मलबा उठा रहा है, और ये घर हम लोग घर के ऊपर खड़े हैं। दादा, ये कौन सा घर है दादा आपका? मेरा ये हरा वाला, ये आगाड़ी का हरा वाला, ये बीच में या हरा, ये थोड़ा किनारे वाला या बीच वाला। अच्छा, ये जो लाल सा दिख रहा है वो घर है? वो होलसेल दुकान है। अच्छा, वो बगल में होलसेल दुकान था? वो होलसेल दुकान थे। ये मेरा होटल है, इधर पार्लर थे मतलब उसमें। ये नीचे 3 तला है। अभी जमीन के नीचे 3 तला? ये पार्लर है, इधर फाइनेंस है, वो नीचे होटल, उससे नीचे कपड़ा दुकान थे। कपड़ा दुकान था? हाँ। सब कुछ दादा सब खत्म हो गया। पानी बहुत एकदम उछल के आया, जैसे समुद्र नहीं उछलता है वैसा आया। यहाँ पे मेरा दुकान है, वो देख रहे हैं, डंडी सीमेंटी रोड देख रहे हैं, रोड वाला। ये मेरा दुकान था, कपड़ा दुकान, वो भी बर्बाद हो गया। दुकान था एक पानी कैसा, मतलब एकदम पूरा साफ? एकदम साफ जैसा है पूरा। बहन और हम थे, बहन को जल्दी बोले शटर बंद कर, और घिसार के लेके आके यहाँ पे आए तो किसी के दुकान के आँख नहीं गया कि मेरा दुकान जा रहा है, बहन मेरा गिर गया, यहीं पे खत्म हो गया दुकान। और यहीं पे 2 आदमी जो है ना, तकलीफ का समय होगा, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए इससे
बड़ी दो आदमी यहीं पे ऑन द स्पॉट हो गया। हम लोग कभी कभी नाश्ता चाय खाते थे, वो यहीं पे मर गया। जीवन यापन का जो चीज था वो सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। हम लोग रोड में है, कुछ नहीं है। ये मेरा साथी है, इसका भी एक फैमिली में 7 परिवार चला गया। इसका चाची चला गया, इसका बहन चला गया, बड़का पापा चला गया, छोटा छोटा बच्चा था, सब चला गया। 7 परिवार तो खत्म हो गया। कहाँ है, लापता है। कितना लाश नीचे है, कहाँ है, कैसे, मतलब इसके नीचे लाश भरे पड़े होंगे। बहुत है। लोग इसके नीचे दबे पड़े हुए हैं, दबा है, भाग नहीं पाया। पानी इतना तेज था। पानी, हम बोल रहे हैं ना आपको, जब समुद्र उछलता है ना, आप ये देख रहे हैं, इधर दिखाइए कैमरा, ये गाछी देख रहे हैं ना, गाछी, उतना ऊपर पानी था। मित्रों, हमने आपको नेपाल के नागरिक श्रवण गुप्ता और उनके दोस्त की जो कहानी दिखाई वो आंखें नम करने वाली है। इस सैलाब ने कई लोगों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, जिसने अपनी जिंदगी जिनकी बच गई उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट है। इस सैलाब की वजह से नेपाल के चीन की सीमा से सटे इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल चीन व्यापार और आवाजाही का मुख्य मार्ग पूरी तरीके से कट गया है। नुवाकोट से रसुआगढ़ी बॉर्डर तक का पूरा 42 किलोमीटर लंबा हाईवे कई जगहों से बह गया है। सैलाब के कारण लगभग 35 पक्के पुल और 45 सस्पेंशन पुल बह गए या फिर नष्ट हो गए। इसके अलावा भोटेकोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर पर बने 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल क्षमता लगभग 748 मेगावाट थी, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल वक्त में भारत से लगातार नेपाल को मदद भेजी जा रही है। भारत सरकार ने नेपाल को बेली ब्रिज और उनसे जुड़ी तकनीकी दल उपलब्ध कराने की पेशकश भी की, ताकि नेपाल के प्रभावित हिस्सों में सड़क और संपर्क व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। नेपाल के अधिकारियों को जरूरी उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की टीमें भेजने का प्रस्ताव भी दिया गया। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने में मदद मिलेगी। यानी मुश्किल वक्त में भारत अपने मित्र देश नेपाल की पूरी मदद कर रहा है। 2 aircraft, as I told you, with relief materials. 2 विमान राहत सामग्री लेकर पहले ही भेजे जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि तीसरा विमान भी नेपाल के लिए हमारी ओर से मानवीय सहायता लेकर रवाना होगा। नेपाल के अनुरोध पर हम टनल रेस्क्यू टीम भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले एक रेकी टीम भेजी जा रही है, ताकि जमीन पर मौजूद परिस्थितियों का आकलन किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता होगी। हम नेपाल में एक मेडिकल टीम भी भेज रहे हैं। डीएनए में अब आज का संदेश, गाड़ी का ब्रेक रुकने के लिए होता है ताकि आगे सुरक्षित चल सके। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी समय पर रुकना, हारना नहीं होता।